हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए हमने गौशाला करी है। सभी मुस्लिम भाई हिंदू भाई सभी मिलके गाय पालते हैं। रोजी रोटी में बरकत आती है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हाल के कुछ दिनों में नाम निहाद गौरक्षकों की वजह से मुल्क का माहौल खराब हुआ है। यहां तक कि गौरक्षा के नाम पर कई जानें भी ली गई हैं। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई हो, हरियाणा में मुस्लिम ताजिरों के गोबर खिलाने का मामला हो, या फिर झारखंड में जानवरों के ताजिर का कत्ल, और हाल ही में अहमदाबाद में गौरक्षा के नाम पर अयूब को मार मारकर अधमरा कर दिया गया, जिसकी मौत एक अस्पताल में हुई। अब सवाल यह उठता है कि इन गौरक्षकों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? अगर ये जुल्म कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? यहां तक कि एक कसाई की उबूरी जमानत की अर्जी पर गुजरात हाई कोर्ट ने गौरक्षकों के खिलाफ गुस्से का इजहार किया और सवाल किया कि गौरक्षकों को गाय का गोश्त जब्त करने का किसने हक दिया है? हाईकोर्ट की जानिब से किया गया यह सवाल, किया गया यह रिमार्क इन मुल्क के लोग जानना चाहते हैं कि कानून को हाथ में लेने का हक इन नाम निहाद गौरक्षकों को आखिर किसने दिया है, और हुकूमत क्यों नहीं इन पर सख्ती से कार्रवाई करती है। पूरे इसी इशू पर बात करेंगे और हमारे साथ तीन खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ आशु मोंगिया जी, जो कि कौमी सदर हैं राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद इकबाल कादरी साहब दर्जा हासिल वजीर हैं और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे शुएब रजा भी दिल्ली विजय चौक से हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। आशु मोंगिया जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे कि गौरक्षा के नाम पर अगर पूरे मुल्क में आप देख लीजिए तो एक खौफ का माहौल है, ऊना से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर गुजरात, क्या हो रहा है ये सब? आशु जी, पहली बात तो ये है कि आपने जो कार्यक्रम का नाम रखा है गौरक्षक या भक्षक, वो नाम ही गलत है, क्योंकि भक्षक गौरक्षक नहीं है। जो गाय काट रहे हैं ये भक्षक वो लोग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रीय गौरक्षा सेना जो आपने नाम दिया, राष्ट्रीय गौरक्षा सेना का पहले आप पूरे इंडिया के अंदर में रिकॉर्ड देख लेंगे तो आज तक का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने सिर्फ लीगल फाइट की है। हम लोगों ने कहीं मारपीट वाला काम या कहीं भी इस तरह का कोई हमारे नाम पर या हमने आज तक नहीं किया। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर जो लोग काम कर रहे हैं ये मारपीट वाला, क्योंकि मेरे भारत के संविधान ने मुझे या किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया हुआ कि हम लोग किसी से मारपीट करें या कुछ करें। गौरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ये मारपीट करने का या किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ये मैं मानता हूं और ये मैं ऑलरेडी कहता हूं और कह चुका हूं जी। तीसरी चीज, ये जो सजा देने का काम है वो न्यायालय का है। न्यायालय पे छोड़ना चाहिए कि सामने वाला दोषी है या नहीं है। आपका काम है आपके जो एक्ट बने हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना। आप एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कराओ, लेकिन मारपीट का जो काम हुआ है वो गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूं। ठीक है आशु जी, आपने कहा कि गौरक्षा सेना ये नहीं कर रही, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल बनाए हुए, पूरे मुल्क में खौफ का माहौल बना हुआ है? ऊना का मामला ले लें, अहमदाबाद का मामला ले लें, या राजस्थान का मामला ले लें, यूपी का, मध्य प्रदेश का, एक दो वाकये नहीं हुए मोंगिया जी? इसके सर के ऊपर में इस समय परेशानी है यूपी चुनाव के लिए, और वो जो ये काम चल रहा है, ये पहले भी नाम आया था कांग्रेस पार्टी के आदमियों का, जब दलितों और दलित भाइयों के ऊपर में हमला हुआ हमारे, तब भी ये कांग्रेस वालों का नाम आया था। इस समय सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए, गौरक्षा आंदोलन को सिर्फ मालूम है कि हिंदू मुस्लिम के लिए इस तरह से कहीं हर तरह की कोशिशें इन्होंने नेताओं ने कर ली, कहीं नहीं हो रहा, तो अब गौरक्षा का नाम चालू हो गया कि गौरक्षा आंदोलन को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए अब ये नेताओं की सोची समझी साजिश है कि कभी दलित भाइयों पे हमला कर दो, कभी आशु जी के ऊपर में हमला कर दो। आशु जी, सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, यूपी के वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए। नहीं, वो वही चीज हम भी मान रहे हैं कि जो हो रहा है वो यूपी के इंतखाबात और इलेक्शन को देखकर हो रहा है, लेकिन जहां जहां ये वारदातें हुई हैं, जहां पर भी लोग मारे गए, इनमें सब में गौरक्षक ही मुलव्विस पाए गए हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर जो काम कर रहा है ये वो गलत है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके अंदर में मैं एक चीज मैं आज मांग करता हूं आपके चैनल के थ्रू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से
कि एक कमेटी बना दे रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस की, जो इस चीज को जुडिशरी इंक्वायरी पे भेजे चेक करने के लिए। सीबीआई नहीं, क्योंकि सीबीआई भी सरकार के अंडर आती है। जुडिशरी इंक्वायरी हो, इसके अंदर में असलियत आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो कि ये लोग नेता लोगों की साजिशों में ये काम हो रहा है या गौरक्षक ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो गो हत्यारे हो, चाहे मोंगिया जी देखिए, कमीशन बहुत बन गए, इंक्वायरी बहुत हो गई, जांच बहुत हो गई, वजीर आजम भी बयान दे चुके हैं। वजीर आजम ने बहुत दिनों के बाद बयान दिया, लेकिन उन्होंने भी बयान दिया, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ा। काम कर रहे हैं मोंगिया जी, फर्क कोई नहीं पड़ा। वजीर आजम भी इस पर बयान दे चुके हैं, फर्क कोई नहीं पड़ा। हमारे साथ मौलाना इकबाल कादरी साहब भी जुड़े हुए हैं। इकबाल कादरी साहब, कितनी सच्चाई है मोंगिया जी के बयान में? मोंगिया जी हमारे जो है, उन्होंने एक बात बड़ी ठीक कही लास्ट वाली, कि कानून को किसी को ये अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में ले, और कानून जो है तो बहरहाल अपना काम करे। मगर साथ ही साथ ये बड़ी अफसोस की बात है कि इंसानियत के नाते पर आज दलित को देखिए, जो जानवर मर जाता था उसको जो है तो वो कम से कम उठाकर बाहर जंगलों में ले जाके साफ़ करके, तो उसकी कम से कम उसकी सड़न से, बदबू से, बीमारियों से बहुत लोग सब निजात पाते थे। और आज हम लोग जो है तो उनको भी मार रहे हैं। अगर कोई इस किस्म की हरकतें करता है तो ये बिल्कुल इंसानियत से गिरी हुई बहुत चीज़ है कि अब उनका एक पेशा भी है, पेशा के साथ साथ एक सफाई सुथराई का भी काम है, तो उन्होंने जो है तो मुकम्मल तौर पर उनको भी मारना शुरू कर दिया। आज औरतें जो है तो अगर कोई कहीं से बाजार से गोश्त लेकर चली आती हैं पॉलीथीन में, ये नहीं देखा जा रहा है कि वो किस चीज़ का है, और उनको भी पीटा जा रहा है। इकबाल साहब, मोंगिया जी का कहना है कि गौरक्षक इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं और आपके देश के लिए बड़ी खराब है। इकबाल साहब, मोंगिया जी का बिल्कुल वो साफ इनकार कर रहे हैं कि गौरक्षक इसमें नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये कर कौन रहा है, मुल्क का माहौल खराब कौन कर रहा है? मैं कहता हूं कि मौर्य जी को देखना चाहिए कि गौरक्षक के सिलसिले में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि उनके नाम पर बहुत से लोग जो है तो गलत तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो फिर और कौन है जो ये सब काम कर रहे हैं? कर तो वही रहे हैं, चाहे वो अपना नाम बदला हो या उन्होंने अपने उसको बदल लिया हो मॉडल को। लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कह दिया है कि गौरक्षक के नाम पर जो लोग इस किस्म का काम कर रहे हैं वो गौरक्षक नहीं हैं जी। तो हमें कम से कम इसका लिहाज रखना चाहिए जी। और कि जो बातें हो रही हैं, आशु मलिक जी ने, एक आदमी आशु माफ कीजिए, आशु मोंगिया जी ने कहा मार देता है। ठीक है मौलाना, आशु मोंगिया जी ने कहा कि इस पूरे इशू को लेकर सियासत भी हो रही है। यूपी के चुनाव नजदीक हैं, पंजाब के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में इस पूरे इशू को लेकर सियासत की जा रही है। यूपी चुनाव और आगे आने दीजिए, देखिए राजनीति पार्टियों का हाल क्या होगा। ये इसी तरह से जानबूझकर कोई ना कोई नया इशू क्रिएट करेंगे, जानबूझकर के भड़काया जाएगा, जानबूझकर के हिंदू मुसलमानों में, दलित भाइयों के अंदर में फूट डाली जाएगी, लड़ाई डलवाई जाएगी, ताकि वोट बैंक की राजनीति का खेल खेला जा सके। तो अपने लिए सीटें किस लिए, कैसे वोट मिले, कैसे हम लोग सीट जीते, ये राजनीति पार्टियों की इस समय मेन टेंशन चल रही है। और वो लोग ये गंद करेंगे, ये कोई गौरक्षक नहीं कर रहा, ये तो ये लोगों की सोची समझी साजिश है जानबूझकर। क्यों? इससे इनके दो फायदे हो रहे हैं। एक तो गोरक्षा आंदोलन को दबा दिया जाए, ना कोई राष्ट्रीय कानून मांगने की बात करेगा, ना कोई गोरक्षा के लिए बात करेगा। इस तरफ से इनको भी टारगेट पे ले लिया जाए, और दूसरी तरफ दलितों को या चाहे मुसलमानों को आपस में मार पीट कर इस तरह से लड़ा चढ़ा के अपने लिए अपना वोट बैंक पक्का कर लिया जाए। ये इन लोगों की नेताओं की साजिश बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह का पूरा सोच के समझ के बिल्कुल। आशु मोंगिया जी, आते हैं आपके पास, दोबारा से हम आएंगे। हम दिल्ली रुक करेंगे, विजय चौक से हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हालिया दिनों में अगर देखा जाए बकरीद के मौके पर दिल्ली में भी इस तरह का मामला, पिटाई का एक मामला सामने आया था। शुएब रजा, दिल्ली में हालिया दिनों इस तरह का मामला सामने आता है। एक पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो गौरक्षा के नाम पर एक खौफ का माहौल बना हुआ है। मरकजी सरकार की यकीन दहानी भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई और बहुत दिनों के बाद बयान दिया, लेकिन इस पर सख्त बयान दिया। उसके बाद भी किसी तरह की लगाम इस तरह के वाकयात पर नहीं लगी। शुएब रजा।
देखिए, जाहिर सी बात है कि अबू हुरैरा इस पूरे मामले को हम देखते हैं तो ये कोई जब वज़ीर आज़म ने बयान दिया तब ये मामले नहीं हुए थे, बल्कि उससे काफ़ी लंबे वक्त से इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार होते आए हैं। जाहिर सी बात है कि अब सिर्फ बयान देने की जरूरत नहीं बल्कि अब एक्शन में भी आने की जरूरत है और जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब हमारे साथ इस इशू पर जुड़ने के लिए। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशु मोंगिया जी और इकबाल कादरी जी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन इसी इशू पर लौट कर आते हैं। क्या हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए हमने गौशाला करी है। सभी मुस्लिम भाई हिंदू भाई सभी मिलके गाय पालते हैं। रोजी रोटी में बरकत आती है। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गौरक्षक नहीं भक्षक। मुल्क में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, गौरक्षा के नाम पर एक खौफ का माहौल है, इस पूरे इशू पर आज हम अपनी इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। आशु मोंगिया जी पहले से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मौलाना मोहम्मद इकबाल कादरी साहब भी जुड़े हुए हैं और अब एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ प्रोफेसर दिलीप कुमार साहब भी फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। दिलीप कुमार साहब ईटीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। गौरक्षा के नाम पर जिस तरह का माहौल दिलीप साहब पिछले कुछ दिनों से मुल्क में बना हुआ है, इस माहौल को कैसे आप देखते हैं? ये लाजमी सी बात है कि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से एक माहौल बना है, दो वर्गों में जिस तरीके से एक लकीर खींचे जाने की कोशिश की जा रही है समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा या समाज के कुछ एक चुने हुए लोगों के द्वारा, जो मौके का फायदा उठाने के लिए तत्पर हैं। और इसको कहीं न कहीं से ये आक्षेप लगता रहा है कि सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है। लेकिन एक बार जब प्रधानमंत्री के ये कह देने पर और ये क्लियर कर देने पर कि इसके नाम पे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, ये साफ हो जाता है कि सरकार का इंटेंशन ये ऐसा नहीं है और सरकार ऐसा नहीं चाहती। लेकिन ये जरूर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर सरकार ऐसा नहीं चाहती तो इस तरीके के जो नुमाइंदे हैं या इस तरीके के वर्गों के जो नुमाइंदे करने वाले लोग हैं, आखिर वो किस तरीके से एक्टिव हैं और अगर वो एक्टिव हैं तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है? अगर एक ऐसा सरकार एक्शन लेते हुए दिखाई दे ताकि एक मैसेज जाए तो स्वाभाविक है कि इन सब चीजों पर कहीं न कहीं लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं एक ये परसेप्शन डेवलप होता जा रहा है कि सरकार इन सब जो कांड है या चाहे वो कभी दलित के नाम पर हो या मुस्लिम के नाम पे हो, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार ये मैसेज देने में कामयाब नहीं दिख रही है, जिसके कारण इनका मनोबल और बढ़ता जा रहा है। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री सच में इसके प्रति चिंतित हैं कि समाज हमारा अटूट बना रहे, कोई डर और भय के साये में न जिए, सभी प्यार मोहब्बत से जिए और एक साथ जिए, सबका साथ सबका विकास वाला कंसेप्ट अगर सच में दिखाई देता है तो क्या ये हमें नहीं मान लेना चाहिए कि एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए सरकार की तरफ से समाज में ताकि सभी लोग संतुष्ट होकर के एक समरसता के साथ एक साथ जीते हुए दिखाई दें। तो कहीं से कहीं निगेटिव एक परसेप्शन दिखाई दे रहा है जिस पर काम करने की एक एक्सपर्ट होने के नाते हमें लगता है कि अभी जरूरत है, एक मैसेज देने की इन सेक्शन में जरूरत है ताकि ये लोग इस तरह के हत्या। मुझे ये बताइए, गो हत्या आपको मंजूर है? नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं है। गो हत्या के खिलाफ आप क्या बोलेंगे कि गो हत्या या गोवंश तस्करी जो हो रही है, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो लोग सही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी जानवर के लिए जो भारतीय संविधान में रूल एंड रेगुलेशन है उसके तहत कार्य होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं साथ में ये भी मानता हूँ कि जिस तरीके से उसके लिए एक सोल्यूशन लिया जा रहा है कि चलते हुए किसी आदमी को पीट दिया जाए बिना ये जांचे परखे कि कोई किसी तरीके से। मैं एक दूसरी चीज लेता हूँ, चलिए एक चीज बताइए, जो लोग पकड़े गए, जो लोगों ने जिन्होंने भी मारा XYZ, मुझे एक चीज बताइए कि उन लोगों ने मारा अगर किसी को तो कैसे मारा? इल्लीगल काम करने पे गो हत्या, गो मास या क्या कहते हैं ये गोवंश तस्करी करते हुए क्यों सरकार फेल हुई? एक मिनट, सरकार फेल हुई। सरकार स्टेट जो भी है, जो आपने सरकार जो अपना संविधान है, संविधान के अनुच्छेद अपना आर्टिकल 48 के हिसाब से स्टेट्स की ड्यूटी थी, लेकिन स्टेट्स ने काम नहीं किया। स्टेट्स ने काम नहीं किया, वही पुलिस ने काम नहीं किया। अगर वहां पर अपना कर्तव्य निभाने के लिए आर्टिकल 51 के हिसाब से कोई गौरक्षक रोड पर आके पकड़ लेता है गाड़ियां,
आप मुझे ये बताइए, अगर आपकी माँ की हत्या आपके सामने में कर दी जाए या आपकी माँ का मांस अगर कोई लेके जा रहा हो तो आप उस समय क्या करेंगे? अगर किसी ने पकड़ के मारपीट की भी तो एक्ट का पहले तो उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने गो हत्या की है, जो गो तस्करी कर रहे हैं, एक्ट का उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं। मुंगिया जी सुन लीजिए दिलीप जी को, मुंगिया जी सुन लीजिए, दिलीप जी का जवाब भी सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, या तो आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं या आप समझना नहीं चाहते हैं वस्तु स्थिति को। मैं ये कहीं नहीं, कतई नहीं कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देना चाहिए या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए, लेकिन ये मैं जरूर मान रहा हूं कि इस तरीके से क्या संविधान अगर काम नहीं कर रहा है तो संविधान को ठीक करने का, दुरुस्त करने का ठेकेदारी आपके समाज ने ले रखा है, या देश को चलाने के नए तरीके से उन्होंने क्या एक पैरवी कर रखी है? क्या आप उन चीजों को अपने ढंग से चलाने की ये मानते हैं कि आप संविधान में विश्वास नहीं करते? क्या संविधान की आत्मा आप दूसरे ढंग से? बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिए, आशु मुंगिया जी सवाल ये उठता है, आशु मुंगिया जी माफ कीजिए, इस तरीके की चीजों को आप थोड़ा सा एक पेशेंस भी रखें कि दूसरों को सुन सके, जैसे मैं आपको सुन रहा था। और दूसरी बात ये कि कभी कभी हमें जरूर ये लगता है कि ये चीजें बिगड़ रही है। क्या ये अभी बिगड़नी स्टार्ट हुई है? देश 47 में आजाद होने के बाद ये चीजें कभी बिगड़ी नहीं? क्या देश में लोग समरसता के साथ नहीं रहते? क्या ये कहना चाहते हैं, क्या विश्व को मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में जो अब तक होता रहा है वो सब गलत है? भारत के लोग अब संविधान में विश्वास नहीं करते, कानून देश में नहीं है, ये आप तय करना चाहते हैं? अगर ये आप तय करना चाहते हैं तो इस सोच को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम इस सोच के साथ नहीं थे। आप एक चीज बता दीजिए आप। ठीक है आशु मलिक जी, सुप्रीम कोर्ट की आशु मलिक जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आशु मलिक जी, स्टेट ऑफ बिहार, दूसरी आशु मुंगिया जी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, आशु मुंगिया जी के अंदर में बकरी पर गाय आशु मुंगिया जी सुन लीजिए। आशु मुंगिया जी, सवाल ये उठता है कि आजादी के बाद से मुल्क का माहौल ठीक ठाक रहता है, 2012 के बाद ही ये माहौल क्यों खराब होता है? इस तरह का माहौल मुल्क में क्यों बनता है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वहां क्यों सरकारें चुप है? मैं केंद्र सरकार पे भी कहता हूं, केंद्र सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों चुप है? यही कहा जा रहा है आशु मुंगिया जी कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मैं तो कहता हूं कार्रवाई सरकारें करें, अपना फर्ज निभाएं, अपना काम करे सरकारें, पुलिस अपना काम करे। क्या जरूरत है किसी को भी गोरक्षक को रोड पे उतर के आने की, अगर काम अच्छे ढंग से हो? यहाँ तो फेलियर है पुलिस का, यहाँ फेलियर है सरकारों का कि सरकारें काम नहीं कर रही वोट बैंक के लिए। इकबाल कादरी साहब भाषण दे दो बड़े बड़े गौ माता के नाम पर, ठीक है मुंगिया जी, गोरक्षा नहीं करनी, ये तो सरकारों का काम है। ठीक है मुंगिया जी। इकबाल कादरी साहब, सरकारें क्यों खामोश हैं? जब इतना कुछ हो रहा है तो मरकजी सरकार से लेकर चाहे वो यूपी की सरकार हो, क्योंकि दादरी से मामला शुरू हुआ था, चाहे यूपी की सरकार की बात कर लें, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं की भी सरकारें क्यों खामोश हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब ने उस वक्त से लेकर अब तक इस मामले में मुकम्मल तौर पर कहा कि इसके लिए हम बहुत ही सख्त हैं, कानून बनना चाहिए, अगर कोई और कानून बनता है और ये काम बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सख्त बयान दिया, लेकिन कुछ सरपसंद लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जो है तो दो तत्वों में आपस में निफाक, इख्तिलाफ पैदा करना ही चाहते हैं। उनका इत्तेहाद ज़िंदगी जो होती है वो इस इत्तेहाद के में खुश नहीं रहते जब तक कोई ना कोई नफ़रत की दीवार ना कहीं खड़ी कर लें। और मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में भाई देखिए, हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, हमारा धर्म इस्लाम है। इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि किसी भी इसके साथ जुल्म और ज़्यादती की जाए। जब हम जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम कहता है कि पड़ोस में कोई भूखा हो तो उसको पहले खिलाओ, बाद में खुद खाओ। ठीक है, रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो तो उसे हटा दो ताकि किसी को ठोकर ना लग जाए, चोट ना आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल इकबाल कादरी साहब, लेकिन अगर आपकी ही सरकार की हम बात कर लें, जब दादरी में मामला हुआ तो सरकार ने सख्त कदम तो नहीं उठाया। 3-4 बार जांचें हुई और हर बार जांच अलग निकलती है। सरकार कैसे एक्शन में है? नहीं, सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया और आप देखें उसकी जिस तरीके से जो है तो जांच कराई गई और उनका जो है तो बाज़ाब्ता मुआवजा दिया गया, सारी चीज़ें हैं आपके सामने मौजूद हैं। तो सरकार ने कोई कसर नहीं रखी।
अब रहा सवाल ये कि देखिए कादरी साहब, मुसलमान, आप एक ये चीज बेफ बता का मामला है, दीजिए, आपके यूपी के अंदर में रक्षा का मामला गोहत्या हो है। रही है, इतनी गोवंश तस्करी हो रही है, और आपके यहाँ पे गोहत्या बंदी कानून भी है। अखिलेश यादव ने उसके अंदर में गैंगस्टर एक्ट लगाने को भी बोला था, लेकिन आप मुझे बताइए क्या यूपी पुलिस क्या उसका इंप्लीमेंट कर रही है कानून का? कहीं नहीं हो रहा, कहीं गोवंश तस्करी नहीं रोकी जा रही। आप सहारनपुर से चालू होइए मुगल सराय तक, हर थाने के अंदर में पैसा बंधा हुआ है, पैसा फेंके जाओ और ट्रकों को गोवंश तस्करी कराते हुए बांग्लादेश तक लेके जाओ। ये है आपकी यूपी पुलिस का हाल। आप जाकर रोडों में खुद भी चेक कर लीजिएगा कभी भी, तो आपको दिख जाएगा ये काम पूरा। ठीक है, प्रोफेसर दिलीप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप कुमार साहब, सवाल ये उठता है कि जो लोग इस तरह का कदम उठा रहे हैं गौरक्षा के नाम पर, उन्हें इस तरह की कानून हाथ में लेने की इजाजत आखिर किसने दी है? कहीं पर भी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, कोई भी ट्रक रुका लेते हैं, खवातीन अगर ट्रेनों में जा रही तो उनकी जांच पड़ताल हो रही है, ये इजाजत किसने दी है? क्या कानून हाथ में लेने को उनको इजाजत ऐसे लोगों को दी जा सकती है? कैसे देखेंगे आप? कानूनन अगर देखी जाए तो इस तरह की इजाजत नहीं है जी। भारतीय संविधान के तहत इस तरह के किसी भी मापदंड में और किसी भी इस तरह के गतिविधि में अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। हम जो इस विषय को समझते हैं, जो भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को समझते हैं, इस बात के पैरविकार हैं कि इस तरह की घटनाओं को ज्यादा हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए और संविधान के तहत भी ये बातें हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट हम दे रहे हैं जिसके वजह से जो हमारे दोस्त हैं मलिक साहब वो जिस तरीकों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ समाज में समरसता अगर है और संविधान ने ऐसा प्रोविजन कर रखा है कि समरसता होनी चाहिए, तो इस तरह के अगर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए तो कल समाज हमारा टूटते हुए नजर आएगा। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि इस तरह की गौ हत्याएं नहीं होनी चाहिए। वो हमारे धार्मिक एक हमारे सेंटिमेंट की एक बहुत बड़ा भावना है, हम उसको एक धार्मिक दृष्टि से एक पूजनीय मानते हैं, लेकिन साथ में ये भी हम मानते हैं कि इंसानी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए और दूसरे लोग तय न करें संविधान से हट करके कि हम जो डिसीजन लेंगे वही सही है, बाकी वो चीजें जो गलत है। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है, ये बोलता है कि अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो आशु मोंगिया जी संविधान का आर्टिकल 26। आशु मोंगिया जी जरा सा सुन भी लीजिए। यही परेशानी है मोंगिया जी कि आप लोग को सुनने की आदत नहीं है। तार्किक व्यक्ति वही कहलाता है जो दूसरों के तर्कों को सुन करके और अपना तर्क बेहतर ढंग से पेश करे। ये आपको थोड़ा सा सब्र लेना चाहिए और ये बेसब्री का ही ये नतीजा है कि आज समाज में इतने विध्वंस और आज ये चर्चा का विषय बना है। नहीं तो ये सब्र अगर आपको होता, भारतीय संविधान में विश्वास होता, तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी हैं जिसमें कुछ भी न होते हुए भारतीय संविधान के तहत बहुत बड़ी उसमें कार्रवाई की गई और उसको अंजाम तक पहुंचाया गया। ये जरूर है कि हमारे कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा लेट होता है, लेकिन उसमें भी उसके लिए भी प्रोविजन है, उसके संविधान के दायरे में भी उसमें काम किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि समाज में समरसता बनाए रखने के लिए और भारतीय जो विभिन्नता है वो विभिन्नता में एकता की जो भावना बनाए रखने के लिए संविधान किसी भी तरीके से इस तरह की घटनाओं को इजाजत नहीं देता है। मेरा मानना है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इन घटनाओं के तहत वो की जानी चाहिए और सरकार को एक दूसरा दलीप जी आर्टिकल 51 की बात कर रहा हूँ मैं, संविधान के आर्टिकल 51 में मूल कर्तव्य जब आर्टिकल 48 के हिसाब से स्टेट फेल चल रही है, गोरक्षा नहीं कर रही है, पुलिस गोरक्षा नहीं कर रही है, तो भैया नागरिक आ रहे हैं, भारत के नागरिक है, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं गो हत्या के खिलाफ, गोरक्षा के लिए। पढ़ना चाहिए नागिया जी, शायद आपको इस विषय पे ज्यादा बेहतर बहस कर पाएंगे। नहीं मोंगिया जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप सारा दिन बहस करना चाहे मैं कर सकता हूँ, मैं गौरक्षा के विषय पे ही बात कर रहा हूँ इस समय। लेकिन आप लोग जो बोलते हैं कि अधिकार नहीं है, मैंने कल भी एक मोंगिया जी हाईकोर्ट संविधान में कहीं नहीं बताया गया है कि आप चलते फिरते लोगों को परेशान करें। पॉइंट के ऊपर में लीगल पॉइंट के ऊपर में हम लोग जाएंगे हाईकोर्ट। मोंगिया जी सवाल ये उठता है कि संविधान में ये नहीं बताया गया ना कि आप गौरक्षा के नाम पर कुछ भी करें, मुल्क का माहौल खराब करें। आप मुझे ये बताइए, संविधान में ये भी नहीं कहा गया कि आप कानून होते हुए भी गो हत्या करें? नहीं, संविधान में कानून हाथ में लेने की बात नहीं कही गई है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। गाय की कुर्बानी करें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के विरुद्ध में भी। आप मुझे ये भी बताइए, ये भी है कानून, ये भी कहां पे संविधान में लिखा गया है? क्या बकरी पे कुर्बानी कर सकते हैं? देखिए जो माहौल खराब करेगा कानून उसके खिलाफ काम करेगा,
लेकिन सवाल ये उठता है, सरकारों की मंशा पर सवाल उठता है कि सरकारें खामोश क्यों हैं। दिल्ली चलेंगे, विजय चौक से हमारे नुमाइंदे शुएब रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम शुएब रजा आपके पास आना चाहेंगे कि मेवात हालिया दिनों आप गए और बकरीद से पहले ही एक तरह यहाँ पर माहौल बनाया गया, लोगों में एक बेचैनी और परेशानी देखी जा रही थी। बीफ जो बिरयानी बन रही थी उसे लेकर जांच चल रही थी। आप अभी मेवात से लौट कर आए, वहां के मौजूदा हालात की अगर हम बात करें, क्या कुछ आपने वहां पाया? देखिए, जाहिर सी बात है, लोगों में खौफ है, ये बात ज़रूर है। और बिरयानी की जांच की बात जिस तरह से पहले कही गई, बाद में खट्टर सरकार ने उसको कहा कि उनकी तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था, तो यकीनन लेकिन जो चीज़ें होनी थी वो हुई। मैं पूरी जो डिबेट है उसको सुन रहा था, कई तरह की बातें इस डिबेट में सामने आई। एक बात ये ज़रूर है कि इस तरह के मामले हुए हैं। ये बात सच है कि जब अगर बात की जाए तो इस तरह के मामले सामने आते रहे कि गाय की तस्करी हुई है या कई चीज़ें, लेकिन आप इसको जायज़ कतई नहीं ठहराया जा सकता कि किसी भी शहरी को आप इस तरह से बुरी तरह से मारे पीटे। और मुंगिया जी जिस तरह से बात कर रहे थे कि आइन में इस बात की इजाज़त है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इस बात को जायज़ ठहराया जा सकता है। इससे कहीं ना कहीं आप जो पुलिस है या फिर जो सरकार है या फिर जो संविधान है, आप उस पर भरोसा नहीं करते, या कानून पर आपको भरोसा नहीं है कि वो उनको सजा देगा। अगर इस तरह से जिस तरह से गांव के कत्ल के शक में लोगों से मारपीट की जाती है, तमाम जो दूसरी चीज़ है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो चोरी का मामला हो, और दूसरे जो क्राइम है उनकी बात की जाए, अगर उन क्राइम में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होने लगेगी, आवाम जो है वो किसी भी मुजरिम को खुद सजा देने लगेगी, तो यकीनन उससे मुल्क नहीं चल पाएगा और ना ही आइन इसकी इजाज़त देता। ये बात ज़रूर है कि हाँ, आवाम मदद कर सकती है पुलिस की, और वो करती है अगर किसी भी मसले में ये लगता है कि यहाँ मदद की ज़रूरत है और कहीं गलत हो रहा है। लेकिन कानून को अपने हाथ में ले, इस बात की इजाज़त शायद ना तो कोई संविधान देता है, ना ही हमारे मुल्क का संविधान इस बात की इजाज़त देता है। पुलिस भी सक्षम है, हाँ ये बात ज़रूर है कि पुलिस लापरवाही करती है कई मामलों में, लेकिन ये बात है कि अगर सरकार सख्ती बरते, पुलिस सख्ती बरते, तो तमाम जो मामले हैं उनको सुलझाया जा सकता है। जहाँ तक अगर बात की जाए माहौल की, तो ये बात सच है कि मुल्क का माहौल पिछले 1-2 सालों में इस तरह का बना है, जब ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं उनका जो हौसला है वो बढ़ा है, जो लोगों के साथ मारपीट हुई है या इस तरह के जो वाक़े हुए हैं, गांव के कत्ल के शक में लोगों के साथ मारपीट हुई है। और ये हौसला इसीलिए भी बढ़ा है क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से संजीदगी के साथ एक कोशिश होनी चाहिए थी एक्शन की, वो संजीदगी के साथ नहीं हुई। अगर एक्शन होता तो यकीनन नतीजे कुछ और होते। एक बात ये भी यहाँ पर समझने बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर सरकार एक्शन में होती या कदम उठाती इस तरह के मामलात पर, तो शायद सूरत हाल इस तरह की न होती। आशु मोंगिया जी, सवाल ये उठता है कि अगर गौ रक्षा के नाम पर मुल्क का इस तरह का माहौल है, हल आप बताइए कि इस तरह के वाकयात कम से कम ना हो। गाय की रक्षा तो हम भी कहते हैं कि भाई गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के वाकयात ना हो, हल बताइए। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे देश के संविधान ने मुझे या किसी को भी ये नहीं कोई भी हक दिया कि किसी को भी आप पकड़ के मारपीट करो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी हो। लेकिन उसके अंदर में ये चीज जो गलत है, जो ये लोग काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय का हक है सजा देने का, मेरा या आपका किसी का अधिकार नहीं है, वो न्यायालय का अधिकार है सजा देने का। दूसरी चीज ये है कि ये जो सरकार है, केंद्र सरकार को भी या जो स्टेट्स है उनको कानून का जो अनुपालन करवाना चाहिए, पुलिस को अनुपालन कराना चाहिए। होता क्या है कि पुलिस, जैसे अभी मैं बोल रहा था कादिर साहब को कि सहारनपुर से लेके अपना मुगल सराय तक हर थाने का पैसा बंधा हुआ है। ये इन लोगों को, सरकारों को चाहिए पुलिस से इंप्लीमेंट करवाएं जबरदस्ती, और ये काम हो जाए। चलिए आशु मोंगिया जी, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इकबाल कादरी साहब के पास चलेंगे। आपने जो इशू उठाया कि हर थाने पर पैसा जाता है और एक तरह से सरकार जो है वो एक तरह से ख्वाब में है और एक तरह से सो रही है पूरे तौर से, उस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी इशू पर तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। क्या हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए हमने गौशाला करी है। सभी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सभी मिलके गाय पालते हैं। रोजी रोटी में बरकत आती है।
तो ब्रेक पर जाने से पहले आशु मोंगिया जी ने बड़ा इशू उठाया था। उन्होंने कहा कि सरकारों की मंशा ही असल में साफ नहीं है और जिस तरह सरकारें काम कर रही हैं इसी वजह से मुल्क का माहौल इस तरह से बना हुआ है। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब रजा हैं, आशु मोंगिया जी और इकबाल कादरी साहब। इकबाल कादरी साहब, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले आशु मोंगिया जी ने या तो इसे इल्ज़ाम कह लें या उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि भाई सरकारें खुद इस पर एक तरह से तैयार नहीं है या रेडी नहीं है, या फिर एक तरह से वो उनके सरकार में, उनके इक़्तिदार में जिस तरह से हो रहा है कि थानों पर पैसा जाता है और इसी वजह से इस तरह का ये पूरा माहौल है, वरना इस माहौल पर कदगन लगाया जा सकता है। आपका क्या कुछ कहना है कि वाकई में सरकारों की भी मिली भगत होती है? मेरा कहना तो देखिए ये है, आशु मोंगिया साहब ने जो कहा, इसमें कोई भी कारोबारी जो कारोबार करता है, वो चाहे बकरी का कारोबार कर रहा हो, वेब का कर रहा हो, भैंसे का कर रहा हो, बैल का कर रहा हो, इसमें अगर आप तलाश करेंगे तो मैं समझता हूँ मुस्लिम से ज़्यादा जो है तो आप उनको भी पाएंगे, और अक्सरियत में। एक बात। दूसरी ये कि आप पूरे प्रदेश में हमारे जायज़ा ले लें। बकरा ईद गुजर गई, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो पहली मीटिंगें की और ऐलान किया, कहीं भी कोई गाय की कुर्बानी नहीं हुई, अलावा सिर्फ बकरे के। मगर आज हालत ये है कि बकरों की गाड़ियां भी जब हमारे कुरैशी बिरादरान लेके चलते हैं यहाँ से बॉम्बे या कलकत्ता, तो उनको भी सताया जाता है, उनको भी लड़के घेर घार के शरपसंदी करते हैं। तो ऐसी सूरत में मेरा कहना ये है कि देखिए, अगर तस्करी के नाम पर देखा जाए, आप सप्लाई के नाम पर देखा जाए, कारोबार के नाम पर देखा जाए, तो हमसे ज़्यादा शायद वो पाए जाएंगे। मगर सवाल ये नहीं है मुल्क कैसे चलेगा, कैसे तरक्की करेगा। सवाल ये है कि क्या ये कानून का राज चलेगा या सिर्फ जो है तो दिन दहाड़े जिसको चाहा, जहाँ चाहा, जिसको पकड़ के मार दिया, ये राज चलेगा। इस बात पर बात चल रही है। तो मेरा अपना कहना ये है कि इंसानियत ये नहीं है। इंसानियत ये है कि हमें अपने मुल्क से, एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, बिल्कुल, एक दूसरे से मोहब्बत होना चाहिए। कोई गलत कर रहा है उसको गलत काम करने को रोकना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई जुर्म कर रहा है तो उसको कानून के हवाले करना चाहिए ताकि उसको सही सज़ा मिल सके। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ एक एडवोकेट शमशाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशाद साहब, टीवी में आपका खैर मकदम करते हैं। जिस तरह से गौरक्षा के नाम पर पूरा एक माहौल बना हुआ है, मुल्क में खौफ का माहौल इसे कह लीजिए, और गुजरात की अगर बात करें तो कई वाक़ये यहाँ पर हुए हैं, चाहे ऊना हो, अहमदाबाद हो। कानून क्या कुछ कहता है? जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, शमशाद साहब आप क्योंकि कानून से जुड़े हुए हैं, तो कानून क्या कुछ कहता है? देखिए, कानून गौरक्षा के लिए भी बना हुआ है और कानून गौरक्षा के नाम पर जुल्म करने वालों के लिए भी बना हुआ है। बिल्कुल, कानून में दोनों के लिए जगह है। अब जो लोग गौरक्षा के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, उनको भारत के संविधान पे अब शायद भरोसा नहीं रहा है, तो इनको हमको सिर्फ गौरक्षक कहना नहीं, जो लोग गौरक्षा के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, इनको भी हमको जिस तरह से हम देश में आतंक फैलाने वाले लोगों को आतंकवादी कहते हैं, ऐसे गौरक्षा के नाम पर जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको अब हमको आतंकवादी का टर्मिनेशन में कहना पड़ेगा, तभी ये डिबेट कंप्लीट होगा। ठीक है। आशु मोंगिया जी, आशु मोंगिया जी, आपका जवाब इस पे चाहिए। पहली बात तो जो बोला अभी वकील साहब ने, आतंकवादी। अब वकील साहब से मैं एक चीज पूछता हूं कि आज तक जितने आतंकवादी पकड़े गए, वकील साहब मुझे बता दिए उनका क्या हाल हुआ, उनका क्रीमेशन कैसे हुआ। पहली बात, किसी भी गौरक्षक का क्रीमेशन उस तरह नहीं हुआ जो आतंकवादियों का हुआ है आज तक। मैं इतने में ही वकील साहब को बोलता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जा रहा। पहली बात। दूसरी बात, वकील साहब ने बोला कि संविधान के ऊपर संविधान के ऊपर में विश्वास है हमें, ये धर्म का मामला नहीं, हमें संविधान के ऊपर में विश्वास है। वकील साहब, धर्म का मामला है। आर्टिकल 26 धर्म की रक्षा के लिए बोल रहा है, धर्म की स्वतंत्रता के लिए बोल रहा है। जिस संविधान का आप बोल रहे हैं, और उसी आर्टिकल 51 पे भी आप चलिए, उसी संविधान के, तो उसी के तहत अगर आ रहे हैं, दूसरा सेक्शन 43 सीआरपीसी के जरिए भी हम लोग आ रहे हैं रोड पर। लेकिन मैं एक चीज क्लियर बोलता हूँ, ठीक है आशु मोंगिया जी, आशु मोंगिया जी ने मारपीट का अधिकार नहीं दिया। जो मारपीट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये चीज मैं मानता हूँ, और वो चीज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है शमशाद जी, अब आप अपनी बात करिए, टाइम कम बचा है, फिर चलेंगे।
शमशाद जी मांग करते हैं, वैसे ही उन लोगों के लिए भी आप फांसी की मांग कीजिए। क्यों आपके जो इंटरनेशनल जो अधिकारी हैं वो खुल के क्यों डिमांड नहीं कर रहे हैं? डिमांड करें ना कि जो लोगों के खिलाफ जिनमें एक सेकेंड, मेरा कोई इंटरनेशनल अधिकारी नहीं है जी, मैं खुद नेशनल प्रेसिडेंट हूँ राष्ट्रीय गौरक्षा सेना का, कोई इंटरनेशनल अधिकारी नहीं, ना मैं किसी संघ के नीचे ना किसी आरएस के साथ हम लोग हैं, हम लोग अपना इंडिपेंडेंट है, हम लोग अपने तक है, हम अपनी बात कर सकते हैं, किसी दूसरे की बात करने का हमारा मतलब नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं कि गौरक्षा के तहत जो जुल्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फांसीवादी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। इन फांसीवादी संगठनों को, तमाम फांसीवादी संगठनों को तत्काल असर से प्रतिबंधित करना चाहिए, तभी देश में एक अमन और शांति का माहौल खड़ा होगा। क्या आप भी डिमांड आशु मुंगिया जी, ऐसे जो भी तत्व हैं, जो भी अनासिर हैं, क्या वाकई उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए? बिल्कुल, जो गाय के नाम पर दुकानदारी चला रखी है जिन्होंने, उनके ऊपर में लगे प्रतिबंध भारत सरकार लगाए मोदी जी, आगे बढ़े मोदी जी, उसके लिए होना चाहिए। अच्छा है, गौरक्षा होगी और पूरी ईमानदारी के साथ होगी, अगर आए और इस तरह के फर्जीवाड़ों को रोके अगर मोदी जी तो। दूसरी बात, एक अखिलेश यादव ने एक्ट पास किया था जिसके अंदर गैंगस्टर एक्ट लगाना था यूपी में साथ, वो आज तक गृह मंत्रालय ने रोक रखा हुआ है अपने पास नहीं किया हुआ, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय पास करके भेजे, एक्ट लगे यूपी के अंदर में लगना चालू हो, हर एफआईआर के साथ में गैंगस्टर एक्ट लगे। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आशु मुंगिया जी, यानी कुल मिलाकर गौरक्षा की हिफाजत के लिए कोई जाहिर सी बात है कि कोई इसे मना नहीं कर रहा है, कोई इसके खिलाफ नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुल्क में जो माहौल बना हुआ है इस पर कम से कम कदगन लगना चाहिए, इस पर काबू जाना चाहिए। और सवाल ये उठता है सरकारों की मंशा पर, इंतजामिया की मंशा पर कि इस तरह के बार बार वाकयात होते हैं तो सरकारी या इंतजामिया सख्त कदम क्यों नहीं उठाती हैं। ये एक सवाल लगातार बना हुआ है हमारे, क्योंकि हमारे पास अब वक्त ज्यादा नहीं बचा हुआ। अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आशु मुंगिया जी आपका भी, शुएब रजा आपका भी, इकबाल कादरी साहब आपका भी, और शमशाद पठान साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। तो चलिए, इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। आदाब। क्या हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए हमने गौशाला करी है। सभी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सभी मिलके गाय पालते हैं। रोजी रोटी में बरकत आती है।